अस्सलाम वालेकुम। हलाकू खान की पैदाइश 15 अक्टूबर 1218 में हुई और वफात 8 फरवरी 1265 में हुई। एलखानी हुकूमत का बानी और मंगोल हुक्मरान चंगेज़ खान का पोता था। चंगेज़ खान के लड़के तोली खान के 3 बेटे थे। इनमें एक मंगू खान था जो कराकरा में रहता था और पूरी मंगोल सल्तनत का खाने आज़म था। दूसरा बेटा किबलाई खान था जो चीन में मंगोल सल्तनत का बानी था, जबकि तीसरा लड़का हलाकू खान था। मंगू खान के ज़माने में शुमाल मगरबी ईरान में एक इस्माइली गुरु हशाशीन ने बड़ा हंगामा और खून रेज़ी शुरू कर दी। ये इलाका मंगोल के ज़र हुकूमत था, इसलिए वहाँ के बशिंदों ने मंगू खान से इस जुल्म सितम के खिलाफ फरियाद की। मंगू खान ने इस शिकायत पर अपने भाई हलाकू खान को 1256 में ईरान का हाकिम बनाकर रवाना किया और इसको इस्माइलियों के खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया। हलाकू खान ने इसी साल इस्माइलियों के मरकज़ किला अल मौत पर कब्ज़ा करके इस्माइली हुकूमत का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया और इनके आखिरी बादशाह खोर शाह को कत्ल कर दिया। इस्माइलियों का जोर तोड़ने के बाद हलाकू खान ने बगदाद का रुख किया। इसी ज़माने में शिया सुन्नी फसाद का गढ़ बना हुआ था। खलीफा मुतासिम बिल्ला के शिया वज़ीर इब्ने अलकमी ने हलाकू खान से साजबाज करके हलाकू खान को बगदाद पर हमला करने के लिए आमादा किया। 1258 में बगदाद तबाह करने के बाद हलाकू खान ने पूरे इराक पर कब्जा कर लिया और बसरा और कूफा के अजीम शहर तबाह व बर्बाद कर दिए। इसके बाद मंगोल फौजियों ने जजीरा के रास्ते शाम पर हमला किया और वहाँ पर भी कत्ल आम किया। इसी तरह मंगोल फौजी शहरों को तबाह करते हुए हल्ब पहुँच गए, जहाँ 50,000 मर्द कत्ल आम मारे गए और हज़ारों औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया गया। मंगोल फौजी इसी तरह कत्ल व गैरत करती और बर्बादी फैलाती हुई फ़लस्तीन पहुंच गई, लेकिन यहाँ नासरा के जुनूब में ऐन जलूद के मकाम पर 25 रमज़ान 658 हिजरी बमुताबिक 1260 को एक खूनरेज़ जंग में मिस्र के ममलूकों ने इनको शिकस्त देकर पूरे शाम से निकाल दिया और इसी तरह मिस्र मंगोलों की हाथ से बच गया। मंगू खान के बाद कराकम की हुकूमत का इक़्तिदार कमज़ोर पड़ गया और हलाकू खान ने ईरान में अपने मुस्तकिल हुकूमत कायम कर ली जो एलखानी हुकूमत कहलाती थी। इसी ने मरागा को जो तिब्रेज़ से 70 मील जुनूब में वाक़ है अपने दार हुकूमत बनाया। बाद में दार हुकूमत तिब्रेज़ मुंतकिल किया। हलाकू खान की मौत कैसे हुई, वो अपने अंजाम को कैसे पहुंचा, हलाकू खान की मौत कैसे हुई, इसमें तजाद है। तारीख में 2 वाक़े बयान किए गए लेकिन दोनों में दर्दनाक मौत बयान की गई है। हलाकू खान की मौत जैसे भी हुई लेकिन हुई बड़ी दर्दनाक थी। हलाकू खान जिसका नाम सुनकर लोग हरकत करना भूल जाया करते थे, गरूर तकब्बुर का खात्मा कैसे हुआ। यकीनन वो रब सब बादशाहों से बड़ा बादशाह है। निमरूद और फिरौन को एक झटके में गिरा देने पे कादिर है, इसके लिए हलाकू खान को गिराना कौन सा मुश्किल काम है। हलाकू खान की जालिम फौज एक बस्ती पे हमलावर हुई। यह सन 1258 और 8 फरवरी का दिन था। फौज ने लोगों की सफ़ाबंदी की और हलाकू खान अपने घोड़े पे आराम से बैठा ये मंजर बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। चारों तरफ ततारी फौज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला कि इनके सर कलम कर दो। पहली सफ़ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वहद कफील भी खड़ा था, जो मौत के खौफ से थर थर कांप रहा था। जब उस बूढ़े ने देखा कि उसकी बारी करीब है तो उसने भागकर सफ़ तब्दील कर ली। वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ़ में चला गया। पहली सफ़ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नज़रों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वो मौत के खौफ से अपनी पहली सफ़ छोड़कर दूसरी सफ़ में चला गया है, लेकिन हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गेज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर इस खेल से खुद को खुश कर रहा था। हलाकू खान को यह मंजर बड़ा दिलचस्प लगा। वो बगौर देखने लगा। बूढ़ा मौत के खौफ से मुसलसल सफ़ें बदलता रहा। हलाकू खान की नज़र बूढ़े पे जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ़ आखिरी है, इसके बाद ये कहाँ छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ़ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है। मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ़ पे जलादू की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नज़रें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत के खौफ से बेकरार है। तीसरी सफ़ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जलाद बिजली की तरह तेज से इस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज़ गूंजी कि रुक जाओ, इसको अभी कुछ ना कहो। हलाकू खान बूढ़े के सर पे अपना गिर्ज लहराता हुआ पहुंचा और पूछा कि तुम बचने की कोशिश क्यों कर रहे थे जबकि आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। बाबा बता, पहली सफ़ से तू दूसरी सफ़ में भाग गया, जब वो ख़त्म हुई तो तू दूसरी सफ़ में भाग गया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ़ भी नहीं, अब तू भाग के कहाँ जाएगा, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा। बूढ़े ने मुकम्मल यकीन से ज़मीन और आसमान के मालिक खुदाए बुजुर्ग बरतर की तरफ उंगली से इशारा किया और कहा कि वो चाहे तो बचा सकता है।
ہلاکو خان نے کہکا لگایا اور اپنے گرز اٹھایا تاکہ بوڑھے کو بتا سکے کہ اسے آج کوئی بچا نہیں پائے گا۔ گرز ہلاکو خان کے ہاتھ سے گرا۔ ہلاکو خان اپنا گرز اٹھانے کے لیے جھکا، مگر اسی دوران گھوڑے پر توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑا۔ گرا ایسے کہ ایک پاؤں گھوڑے کے رکاب سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا، جبکہ اس کا دوسرا پاؤں رکاب میں ہی اٹک گیا۔ اس کے بعد گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ اس نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی اور گھوڑے نے دوڑ لگا دی۔ اب اس کا لشکر بھی حرکت میں آ چکا تھا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ گھوڑا ظالم کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگتا رہا اور ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹک پٹک کر زمین سے رگڑ کھا کر لہو لہان ہو گیا اور پتھروں سے رگڑ کھاتا ہوا اپنے انجام کی طرف رواں دواں رہا۔ فوج نے بہت کوشش کی گھوڑے کو روکنے کی، مگر ناکام ٹھہری۔ جب گھوڑا رکا تو اس کے ساتھ ہی ظلم و بربریت کا اس عہد کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ہلاکو خان کا سر مسلسل رگڑ کھانے سے ختم ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان ہلاک ہو گیا۔ ظالم انسان کا فوجی لشکر بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہوا کہ اسے چھوڑ کر بھاگ نکلا، جبکہ بوڑھا بڑے آرام و سکون سے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ دوسرے واقعے میں آتا کہ ہلاکو خان کی موت بیماری سے ہی تھی۔ ہلاکو خان کے پاس برقع خان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اس کو ہلاکو خان نے قتل کر دیا۔ برقع خان کی بھی ایک ہسٹری ہے۔ برقع خان نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہلاکو خان نے اچھا نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہلاکو خان سے جنگ کا اعلان کر دیا اور ہلاکو خان نے بھی جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ جنگ کے نتیجے میں ہلاکو خان کو شکست ہوئی۔ اس شکست سے ہلاکو خان بہت افسردہ اور وہ اس قدر غمگین اور افسردہ ہوا کہ بیمار ہو گیا۔ اسے فالج ہوا اور وہ دماغ کے نسے پھٹنے سے مر گیا۔ یہ تھا جی وہ ظالم انسان ہلاکو خان، جو آج کے ہلاکو خانوں کے لیے ایک عبرت کی جا ہے۔